हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिलेक्स मीणा, लेक्चरर जीपीसी करौली। तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे डीसी मशीन्स के बारे में और डीसी मशीन्स के जो मेजर क्लासिफिकेशंस थे वो हमने समझ देख लिए थे। तो अब हम जो डीसी मशीन्स का जो क्लासिफिकेशन है उसका जो किस तरीके से उसके अंदर करंट का फ्लो होता है, वोल्टेज वेरिएशन और किस तरह सीरीज में जुड़े होते हैं, जो हमारे पास बेसिक की जो इक्वेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा आज समझ लेंगे। तो सबसे पहले जब हम बात कर रहे थे डीसी मशीन में, तो एक तो होती है सेपरेटली एक्साइटेड और एक होती है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन्स। सेपरेटली एक्साइटेशन जो मशीन्स होती है उनमें जो हमने एक्साइटेशन दिया होता है वो जो मोटर से न कनेक्ट होकर, मोटर या जनरेटर जो मशीन है उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, उसको हम सेपरेटली ही हम सप्लाई देते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इस फिगर में समझा देता हूँ। तो हम देख रहे हैं डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। जो इसकी सेपरेटली एक्साइटेशन है, जो एक्साइटेशन की जो हमारे पास वाइंडिंग्स हैं वो हम अलग से उसको सप्लाई देते हैं। जैसे इस तरह से हमने शो कर रखा है, इसको शो करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार होगा। यहाँ से हमने इसको डीसी सप्लाई दी है, क्योंकि एक्साइटेशन में हमेशा डीसी सप्लाई ही दी जाती है और फिक्स्ड पोल्स हमेशा जनरेट किए जाते हैं। और उसके जो इन्फ्लुएंस में आएगा हमारा, ये हम डीसी जनरेटर की बात करेंगे, डीसी जनरेटर की बात करेंगे तो हमारी जो सप्लाई है, तो जनरेटर में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होगी, करंट हमारा आउटवर्ड जाएगा मशीन से ही। हमने मशीन का आर्मेचर शो कर रखा है, तो आर्मेचर शो कर रखा है और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस आएगा वो इसका आर्मेचर का रेसिस्टेंस होगा, आर्मेचर वाइंडिंग का रेसिस्टेंस, और ये कनेक्ट होगा आउटवर्डली। और जब यहाँ पे हमने क्या लगाएंगे, एक लोड लगा देंगे। यहाँ पे हमने एक लोड लगा दिया है। तो चूंकि ये एक डीसी जनरेटर की हम बात करेंगे, तो करंट क्या है, जनरेट होगा और करंट आउटवर्ड फ्लो होगा यहाँ से। जब हम इसको क्या देते हैं, एक्सटर्नली प्राइम मूवर से मैकेनिकल हम इसको क्या है, पावर देते हैं, तो हमें मैकेनिकल पावर के रूप का जो ट्रांसफ़र है वो इलेक्ट्रिकल पावर के रूप में मिलता है। जो इलेक्ट्रिकल पावर हमें यहाँ पे मिलती है, इसमें जो करंट फ्लो होगा आर्मेचर में उसे हम IA बोलेंगे। और ये हमारे पास लोड होगा, लोड पे जो वोल्टेज है वो लोड को हम BR बोलेंगे। और ये प्लस माइनस जो लोड वोल्टेज है VL। और यहाँ पे हमें करंट प्राप्त हो रहा है IL। इसमें जो करंट प्राप्त होगा हमें IL, और ये करंट IA। तो इसमें IA और IL दोनों बराबर होंगे। हम यहाँ किसी बात कर रहे हैं, जनरेटर की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सप्लाई हो रही है, तो हमें आउटवर्ड जो, अब जनरेटर की जब बात कर रहे हैं हम, तो जो उसके फ्लक्स से जो इंड्यूस्ड होगा फील्ड वाइंडिंग के द्वारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, ठीक है। करंट किसके, करंट के, इस जो डीसी सप्लाई हमने दे रखी है इसके करंट के, इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसका हम क्या बोलेंगे, IF। और ये क्यों होता है IF, क्योंकि दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MMF अपॉन रिलेक्टेंस। और MMF का मान हमें पता है, MMF का मान होता है N/I। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ द फ्लक्स वाइंडिंग्स। अब जैसे कि हमने ये सेपरेटली एक्साइटेशन दे रखा है, तो सेपरेटली एक्साइटेशन में क्या होता है, जनरली क्या होता है, फ्लक्स जो करंट है हमारा वो कांस्टेंट हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने सप्लाई दी उतना ही कम इसमें करंट फ्लो होगा, तो IF इज कांस्टेंट। यदि IF कांस्टेंट होता है तो फिर इससे हम सीधा कह सकते हैं, इस इक्वेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा वो भी कांस्टेंट होगा। और जब फील्ड वाइंडिंग में फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो हम जो इसकी इक्वेशन है जनरेटर की वो इस प्रकार लिख सकते हैं। तो IA और IL दोनों इसमें बराबर है, जैसे मैंने आपको बताया था, IA इक्वल टू IL। IL मीन्स लोड, जो करंट हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और इस सेपरेटली एक्साइटेशन की बात करें तो दोनों में सेम होते हैं। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आएगी EA, जो वोल्टेज इक्वेशन में इसकी निकालूंगा तो इसमें लगाऊंगा मैं KVL। जब इसमें मैं KVL लगाता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे हमारे पास पावर डिलीवर करेगा। ये क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव से निकल रहा है, तो अगर पावर डिलीवर कर रहा है और ये पावर को अब्जॉर्व कर रहा है और ये भी पावर को अब्जॉर्व करेगा, तो ये एक बेसिक इक्वेशन बनाई जाएगी KVL की। तो ये हो जाएगा EL इक्वल टू IARA प्लस जो हमारे पास लोड प्राप्त हो रहा है, लोड पे वोल्टेज VL। अब
अब इसकी बात करें तो अब हम दोनों तरफ आई ए से मल्टीप्लाई कर दें। जब इस इक्वेशन को दोनों तरफ आई ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो अब देखते हैं क्या होता है। आई स्क्वायर इंटू आर ए प्लस वी एल इंटू आई ए, वी एल इंटू आई एल लिख सकते हैं, फिर आई ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम करंट हमारे फ्लो होते हैं, क्योंकि आई ए इक्वल टू आई एल हमने पहले बता रखा था। तो ये जो हमारी इक्वेशन जो हमें मिल गई, ये हमारे पावर इक्वेशन है और ये संतुष्ट करती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी का जो लो है हमारा, उसको संतुष्ट करती है, क्योंकि जो पावर डिलीवर है जो हमारी आर्मेचर कर रहा है वो इक्वल टू ये जो टोटल लॉसेस है किसके अंदर, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर जो लॉसेस हैं ये उसको इंगित करेगा, और ये जो हमें लोड में जो पावर प्राप्त हो रही है उसको इंगित करेगा, और ये जो हम पावर डिलीवर कर रहे हैं उसको इंगित करता है। तो इस प्रकार ये हमारी इक्वेशन संतुष्ट हो जाती है। और जब कभी यदि हमें क्वेश्चंस के अंदर यदि ब्रश का ड्रॉप्स भी अगर दे रखा हो तो उसको भी इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वी बी डी मतलब जो ब्रश का ड्रॉप आया है वोल्टेज का, उसे हम वी बी डी से शो करते हैं। अब बात करें इसी प्रकार अगर जनरेटर के साथ ही मैं अगर मोटर की बात करूं तो मोटर में क्या होगा कि मोटर में क्या हम बाहर से सप्लाई देते हैं, जबकि जनरेटर में क्या कर रहे थे, अंदर से ही सप्लाई हमें मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं और ये रेसिस्टेंस है हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस, और एक ये आर्मेचर हो गया। और इस जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो आई एल जो हमारा फ्लो होना स्टार्ट होता है, और इस आई एल को इक्वल टू आई ए, ये इसके अंदर भी वही रहेगा। और जो इस तरह जो हमारे पास ई एम एफ जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे ई एफ, और ई ए इसकी डायरेक्शन होगी इस तरीके से। ये ई ए जो फ्लक्स हमारे पास जो ई ए हमारे पास जो वोल्टेज जनरेट हुआ है वो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द मोटर को जो हमने बाहर से सप्लाई दी है, उस बाहर से सप्लाई के कारण वो मोटर रोटेट की, और रोटेट करने के कारण ही हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, जो कि इस जो वोल्टेज हमने बाहर से सप्लाई दी है इसका विरोध करता है, इसके काउंटर में होता है। तो जैसे जैसे कि ये डिपेंड करता है स्पीड पे, किस पे करता है, स्पीड पे। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव इंटू एन। अगर हमारी स्पीड जीरो होगी तो उस टाइम पे ई ए का मान भी जीरो होगा, तो उस टाइम पे हमारे पास जो करंट फ्लो होगा वो मैक्सिमम फ्लो होगा। तो मैक्सिमम फ्लो होता है, लेकिन जैसे जैसे मोटर स्पीड गेन करना शुरू करती है तो ये ई ए की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी बढ़ जाती है, और इन दोनों का बीच में डिफरेंस कम हो जाता है, उससे करंट की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब जो शुरुआती कंडीशन है हमारे पास, उसमें करंट का मान बहुत अधिक होता है डीसी मशीन्स में। तो उससे बचने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, हम स्टार्टर्स का यूज़ करते हैं, वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल हम एक इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन ये होगी ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस का आई ए आर ए। अगर मैं इसमें के अंदर केवीएल लगाता हूँ तो, और ये हमने अब बता रखा है आई ए इक्वल टू आई एल, तो जो हमारे पास हम तो दोनों तरफ अगर करंट आई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी ई ए इंटू आई ए, वी टी इंटू आई ए माइनस का आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। ये फिर इसे मैं इस तरह शो करना चाहूँ तो वी टी इंटू आई ए बराबर ई ए आई ए। अगर ये नेगेटिव है, ये वाला जो टर्म्स है ये इधर चली जाएगी तो ये इस तरह हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर ए। तो ये एक पावर इक्वेशन मेरे पास आ गई, और ये पावर इक्वेशन संतुष्ट कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। कि इसमें क्या हो रहा है, ये जो वी ए इंटू आई ए जो हम एक्सटर्नल इसको सप्लाई दे रहे हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट तो वो जो हमको आउटपुट के रूप में मिल रहा है, इलेक्ट्रिकली आउटपुट के रूप में मिल रहा है इस एक डीसी मशीन में, और ये हो रहा है एक लॉसेस, ये शो कर रहे हैं लॉसेस को, जो वाइंडिंग में होने वाले लॉसेस हैं उनको शो कर रहा है, और जो क्या करते हैं डिसिपेट कर जाएंगे, टाइम के साथ डिसिपेट कर जाएंगे। तो इस प्रकार ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अगर इसके अंदर बी डी शो कर रखा होता तो हम इसको नेगेटिव के अंदर लिखते। ठीक है, तो ये हमारा क्या है पी आउट, और ये हमारा पी इन। ये हमारा जो सप्लाई हमने इसको बाहर से दे रखी है, इनपुट में दे रखी है, और उसके रूप में हमें क्या मिल रहा है, पी आउटपुट मिल रहा है। फिर इस पी आउट में प्लस हम क्या करेंगे, कॉपर लॉसेस हैं ये, और ये हमारे पास ब्रश ड्रॉप्स। तो इस प्रकार ये हमारे पास दो इक्वेशन संतुष्ट हो जाती है। ये है डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, जिसमें क्या किया जा रही है, जो एक्साइटेशन है वो सेपरेटली दिया जा रहा है एक डीसी सप्लाई के थ्रू। अब हम बात करें डीसी सेपरेटली एक्साइटेड के बाद जो मशीन है वो उसको कहते हैं हम सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन।
सेल्फ एक्साइटेड का मतलब ही यह है कि जो मशीन का जो एक्साइटेशन है वो डायरेक्टली कनेक्टेड मशीन के आर्मेचर से, वहाँ की सप्लाई से, या तो वो लो अगर वो जनरेटर होगा तो वो सप्लाई ग्रहण करेगा आर्मेचर से, और अगर वो एक से मोटर काम कर रहा है तो वो एक्सटर्नली सप्लाई उसको अपने अंदर ले लेता है। तो ठीक है, तो इस सेल्फ एक्साइटेशन का को हम मेजरली दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो शंट, अगर हम इसको एक्साइटेशन को जो आर्मेचर उसके डायरेक्टली शंट में कनेक्ट कर दें, शंट में अगर कनेक्ट कर दें मतलब पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दें तो उसे हम बोलेंगे शंट मशीन बोलेंगे। और अगर इसी जो वाइंडिंग है, जो हमारी एक्साइटेशन वाली जो वाइंडिंग है, इसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, पैरेलल में ना कनेक्ट करके आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसे हम बोलेंगे सीरीज मशीन, सीरीज डीसी मशीन। अब जैसे कि हम संट मशीन की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे संट मशीन की। तो संट मशीन के अंदर बात करें तो ये एक हमारे पास एक इसका डायग्राम बना लेंगे। ये रेसिस्टेंस आ रहे है, ये आर्मेचर का रेसिस्टेंस, और इसके सीरीज में ये इसका आर्मेचर, और तो ये जो पार्ट है ये जो आर ए के साथ जो आर्मेचर का जो पार्ट है, ये पार्ट है पूरा आर्मेचर का। इसको इस तरह से होकर रखा होता है क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस है वो उसका हमेशा सीरीज में ही जुड़ा होगा। इसका बाइंडिंग का रेसिस्टेंस है ये हमेशा इसके सीरीज में ही लगा रहता है। और जो हमारे पास ये जिसको शंट वाइंडिंग जो कनेक्ट करने वाले हैं सेपरेटली एक्साइटेड, जिसको कि हम पहले अलग से सप्लाई दे रहे थे, अब की बार वो जो सप्लाई है वो ये खुद जो आर्मेचर की जो हमें वो मिलती है, सब आर्मेचर जो हमें पावर मिलती है वहाँ से हम ग्रहण करता है करंट टू इंड्यूस द फ्लक्स इन दिस मशीन। तो ये इसका मान होगा आई एफ और इसका मान होगा आई ए। अब ये जो आई ए जो करंट आ रहा है, पहले आई ए इक्वल टू आई एल था, लेकिन अब की बार जो लोड में हमें करंट प्राप्त होगा, जो लोड हमने लगा रखा है इसमें जो करंट प्राप्त होगा हमें वो होगा आई इस प्रकार, आई ए बराबर आई एफ प्लस आई एल। मतलब जो ये हमारा आर्मेचर करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक सप्लाई जाएगी हमारी शंट वाइंडिंग को जो कि हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट वो फ्लक्स जनरेट करने के लिए काम आएगी, और दूसरी जो हमारे पास करंट लोड करंट है वो सप्लाई देने के लिए काम आएगा लोड को। तो आई ए इक्वल टू आई एफ प्लस आई एल। तो अब जैसे देखा जाए संट जनरेटर है तो संट जनरेटर के अंदर भी एक खास बात होगी, जिससे कि फ्लक्स की बात करेंगे तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एफ, और आई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जैसे कि ये संट में लगा रखा है तो इसका जो लोड वोल्टेज होगा, लोड वोल्टेज, तो लोड वोल्टेज यहाँ पे भी वही वोल्टेज होगा क्योंकि ये पैरेलल में है और पैरेलल में वोल्टेज का मान समान होता है। तो इसमें जो बहने वाला करंट है उसका मान होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एल अपॉन जो उसका रेसिस्टेंस है उसका हम बोलते हैं आर एफ, रेसिस्टेंस आर एफ, जो रेसिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस, ठीक है, जो कि शंट में लगी हुई है तो इसको हम आर एफ से इंगित करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि जो एक मोटर जो काम कर रही है, एक जो डीसी शंट मोटर काम कर रही है, उसके अंदर जो वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करता है, लगभग कांस्टेंट वोल्टेज पे ही काम करता है। तो जैसे कांस्टेंट वोल्टेज पे काम करेगा तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, और रेसिस्टेंस का मान भी टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आई एफ भी कांस्टेंट होगा, और अगर ये कांस्टेंट होगा तो आई एफ भी कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि डीसी जो शंट मोटर है वो भी एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है। तो कांस्टेंट जो फील्ड वाइंडिंग है, कांस्टेंट एक्साइटेशन है, तो कांस्टेंट एक्साइटेशन के कारण जो अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम चेक करेंगे। तो अब देखेंगे, अब इसी में बेसिक इक्वेशन अगर हम बनाए यहाँ पर एक एज ए जनरेटर के लिए, अगर जनरेटर के लिए हम यूज़ ले रहे हैं तो एज ए जनरेटर के लिए यूज़ ले रहे हैं, तब हम इसकी अगर इक्वेशन बनाए केवीएल के द्वारा तो ये एक इक्वेशन बनती है ई ए इक्वल टू वी टी प्लस आई ए आर ए, सॉरी वी ए लिख देंगे हम इसको। ये लोड वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है जो हमारा जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है एक जनरेटर में, वो भी शंट जनरेटर में, ठीक है। तो इसको हम अगर दोनों तरफ आई ए से मल्टीप्लाई करें तो आई ए इंटू ई ए इंटू आई ए प्लस वी टी इंटू आई ए, तो इस प्रकार हमको एक क्या मिल जाएगी, पावर इक्वेशन मिल जाएगी। और इस पावर इक्वेशन के अंदर यदि आई ए को मैं बेस तरह लिखूँ, जैसे कि मैंने आई ए इस इक्वेशन से उठा के देखूँ आई ए प्लस आई एल, तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। जैसे ये जो पावर है ये तो हमें किससे मिलती है, पावर जो आर्मेचर के थ्रू मिलती है, ये तो कांस्टेंट रहेगी पी ए, इसको मैं इंगित कर देता हूँ। अब जो चूंकि ये आई ए इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, आई एफ प्लस
आई एल इस इक्वेशन से लिया है मैंने, प्लस आई एल का स्क्वायर बराबर आई का स्क्वायर इंटू आर ए, और इसको लिख देंगे वी टी इंटू आई एल प्लस वी टी इंटू आई एफ प्लस आई ए स्क्वायर इंटू आर ए पी ए। तो इस प्रकार की जो हमें पावर इक्वेशन मिलती है, तो इससे पता चलता है जो हमने पावर जो इन आउटपुट में हमें मिल रही है आर्मेचर से, वो 3 भागों में हमें मिलती है। एक भाग तो वह जो हमारे लॉसेस को जो आर्मेचर के जो वाइंडिंग के लॉसेस हैं उनको कंपनसेट करने के लिए उनको काउंटर करने के लिए काम आ जाता है। और एक भाग जो हमें लोड के रूप में मिलता है, जिससे हमें लोड पे पावर मिल रही है। और तो एक तीसरा भाग है वो हमारा लॉसेस के रूप में मिल रहा है, एक पावर के रूप में लॉसेस के रूप में मिल रहा है एक फील्ड वाइंडिंग के अंदर फ्लक्स को जनरेट कराने के लिए। तो हम इसे बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग लॉसेस, इसे हम बोलेंगे फील्ड वाइंडिंग लॉसेस। और ये कॉपर लॉसेस, आर्मेचर कॉपर लॉसेस। और ये जो पावर हमें आउटपुट में मिल रही है, और ये पावर इन जो हमें पावर एक आर्मेचर के थ्रू मिल रही है। तो ये एक शंट जनरेटर का एक सिंपल डायग्राम हो गया, और पावर हमारे पास इक्वेशंस हो गई ना। इन इक्वेशंस को हम आगे जाके यूज लेंगे, किस तरह ये इक्वेशंस होती हैं। तो अगर ये ऐसे मोटर काम कर रही होती, अगर ये ऐसे मोटर काम कर रही, तो ये इस इक्वेशन के अंदर जो ये पावर हमें मिल रही है वी इनपुट होती और ये आउटपुट में होती है, और ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। इसका मतलब जो हमारी पावर इन है उसमें से नेगेटिव में से घटा देते, तो हमारे पास जो पावर बची वो हमारे इनपुट में आउटपुट के रूप में कहाँ मिलती, इस आर्मेचर के अंदर। फिर उस पावर का हम यूज़ किस में ले लेते हैं, मैकेनिकली आउटपुट के अंदर ले सकते थे। तो अगर हम मोटर के लिए यूज़ करें, तो मोटर के लिए अगर मैं फिगर बनाऊं तो इस प्रकार हमारा आर्मेचर फिगर बनेगा शंट मोटर के लिए। ये हमारी होगी फील्ड वाइंडिंग, और फील्ड वाइंडिंग के अंदर ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर ए, और ये आर्मेचर। और ये अगर मैं मोटर के लिए यूज़ लूँ तो इनपुट हमें मिलेगा एक्सटर्नली हमें इनपुट मिल रहा है एक इलेक्ट्रिकल के रूप में, इलेक्ट्रिक जो पावर है उसके रूप में। तो आई एल हम जो पहले आई एल हमारा फ्लो आउटवर्ड हो रहा था वो इनवर्ड की तरफ फ्लो होने लग जाएगा, और ये आई एल 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। ये हो जाएगा एक तो आई एफ में और एक आई ए में। तो अब की बार हमारी इक्वेशन उल्टी हो जाएगी। इस प्रकार हमारी इक्वेशन किस तरह हो जाएगी, आई एल इक्वल टू आई ए प्लस आई एल एफ। मतलब जो आई एल जो करंट है वो समेशन होगा आई ए का और आई एफ का। अब इस प्रकार अगर मैं इस इक्वेशन बनाऊं, वोल्टेज इक्वेशन बनाऊंगा एक्सटर्नली, तो ये जो इस जो लूप की इक्वेशन बनाई जाएगी, तो ये इस प्रकार होगी, ई ए बराबर वी टी माइनस का आई ए आर ए। तो ये वोल्टेज इक्वेशन मेरे पास हो गई। ये अब की बार पिछली बार में जो इक्वेशन बना रहा था वो एक जनरेटर के लिए थी, अब की बार ये मोटर की, किसके लिए, मोटर के लिए। तो मोटर के अंदर जो पावर ज़्यादा होगी वो मेरी आउटवर्ड में जो पावर मिल रही है वो ज़्यादा होगी। तो उसको किस प्रकार शो करेंगे, किस तरह का हमें मिलेगी, तो उसको देखेंगे इस प्रकार। तो इसके अंदर इसको दोनों साइड में आई ए से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगी क्या, पावर इक्वेशन। ये हमें पावर इक्वेशन मिल चुकी है। और ये जो पावर है हमारी, ये क्या है, हमें आउटपुट पे मिली है, आउटपुट के रूप में मिली है। और कैसे मिली है, एक इसको किसके रूप में मिली है, मैकेनिकल के रूप में मिल रही है। मैकेनिकली जो पावर मुझे आउटपुट के रूप में मिल रही है, मैं उसको इलेक्ट्रिकली इस प्रकार शो कर सकता हूँ। उसका जो इलेक्ट्रिकली मान है वो ई ए इंटू आई ए के बराबर होगा। तो उसको आई ए इंटू आई ए, ये मेरी क्या होगी, आउटपुट हो गया। और ये इनपुट में जो मैं सप्लाई दे रहा हूँ मोटर को वर्क कराने के लिए, और ये जो वह जो इसके लॉसेस हैं, लॉसेस का अगर मैं इनपुट में से अगर लॉसेस घटा दूं तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा मैकेनिकल जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है एक मोटर के लिए, तो वो मिल जाएगा। तो और इसी प्रकार में अगर आई ए को मैं आई ए प्लस आई एल को मैं आई एल माइनस आई एफ के रूप में दर्शाऊँ, तो मेरे पास इक्वेशन इस प्रकार मिलेगी, ई ए इंटू आई ए बराबर बी टी इंटू आई एल माइनस आई एफ का स्क्वायर इंटू आर एफ माइनस आर ए स्क्वायर इंटू आर ए। तो अब की बार मेरे को एक तीसरी टर्म वो मिल रही है। इस टर्म को मैं क्या बोलूँगा, लॉसेस। कौन से लॉसेस, जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर करंट के द्वारा जो लॉसेस हो रहे हैं उसके कारण जो मिलने वाले लॉसेस। देखिए इसके अंदर हमारे पास दो प्रकार के लॉसेस ही मिलते हैं। एक तो ये, अगर मैं इलेक्ट्रिकली जो लॉसेस है उनकी बात करूं,
मैकेनिकल लॉसेस की बात नहीं करूंगा। तो एक तो इस वाइंडिंग में हमारे पास लॉसेस होंगे, जो जहाँ जहाँ मेरे पास वाइंडिंग होगी वहाँ वहाँ हमारे पास क्या मिलेंगे, लॉसेस मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल लॉसेस मिलेंगे। तो एक तो यहाँ पे हमारे पास वाइंडिंग है और एक ये शंट वाइंडिंग है। तो शंट वाइंडिंग का जो लॉसेस है उसको मैंने इसमें शो कर रखा है। पिछली इक्वेशन जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन से जो हमने समझा था उसके अंदर हमने शंट वाइंडिंग लॉसेस को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि वो हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नली सप्लाई दे रहे थे। उसका योगदान हमारे जो इंटरनल जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर जनरेट हो रही है या हम इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। वो एक्सटर्नली सेपरेटली एक्साइटेडमेंट था, जबकि ये एक सेल्फ एक्साइटेशन है, ये खुद ही पावर वहाँ से ले रहा है, इस मोटर के में कनेक्ट है तो वहाँ से ये पावर ले रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसके बाद इंक्लूड करेंगे।